मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से सेल डिवीजन कब कब वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। पहली बात हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है। दूसरी बात हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट के अंदर फीमेल मेगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट के अंदर मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल होता है, तो कहाँ पे होता था, ओवरी के अंदर। फिर हमने पढ़ा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ओव्यूल्स में बार बार कौन कौन से लेयर थे, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, उसके नीचे उसके अंदर जो लेयर था उसे हम न्यूक्लियस कहते थे। फिर हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनता था। वो मेगा स्पोर मदर सेल कैसे डिफ्रेंशिएट होके और डिवाइड होके वहाँ पे 4 मेगा स्पोर बनाता था, जिसके अंदर 3 मेगा स्पोर जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ थे वो डीजेनरेट यानी डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और 1 मेगा स्पोर जो कि चैलेंजर एंड की तरफ था वो क्या होता था, आगे फंक्शनल होता था। फिर फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर पहली बार माइटोसिस होता था, फिर कैरियोकाइनेसिस, तो वहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते थे, दोनों पोल्स की तरफ जाते थे। फिर वहाँ पे 2 बार और कैरियोकाइनेसिस होता था, तो ऐसे एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते थे। फिर उनमें से हर दोनों एंड की तरफ से, चैलेंजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से वहाँ पे एक एक न्यूक्लियस सेंटर पे आ जाते थे, बाकी 3 न्यूक्लियस एक फर्दर सेल में डिवाइड हो जाते थे। चैलेंजर एंड की तरफ के जो सेल्स थे उनको एंटीपोडल सेल कहते थे, ठीक है ना। और जो 2 सेल हमारे माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 2 सेल जो किनारे किनारे थे उनको हम सिनर्गिड कहते थे, और एक जो सेल बीच में होता था उसको हम क्या कहते थे, एग सेल कहते थे। सिनर्गिड के नीचे बेस पे कुछ स्ट्रक्चर होता था, जिस स्ट्रक्चर को हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते थे। वो फिलीफॉर्म सेल अपैरेटस जो होता था वो सेल को जो पॉलन ग्रेन आ रहा होता था उसमें जो मेल गैमीट आता था उसको गाइड करता था कि भाई किधर किधर जाना है, आपको कहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। आज हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग आज किस पे क्वेश्चन करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किया था, ऐसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछे जाए वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है द लार्जेस्ट सेल ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेट। क्वेश्चन पहला है यहाँ पे, क्वेश्चन है पहला, द लार्जेस्ट सेल ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेट इज, पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा ऑप्शन, तीसरा कौन सा ऑप्शन एंड चौथा। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंटीपोडल सेल, दूसरा सिनर्गिड, तीसरा सेंट्रल सेल और चौथा एग सेल। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है एंटीपोडल सेल, दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिनर्गिड, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सेंट्रल सेल, और चौथा जो ऑप्शन है वो है एग सेल। चौथा ऑप्शन क्या है, एग सेल, ठीक है। अब याद करो मैंने जब मेगा स्पोरोजेनेसिस बताया था तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक सेल बताया था जो कि 7 सेल 8 स्टेज न्यूक्लियस होता था। यहाँ पे मैंने जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो आफ्टर डिवीजन मैच्योरिटी पे जाके क्या होता था कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज पे पहुंच जाता था, ठीक है, 8 न्यूक्लियस स्टेज पे। तो यहाँ पे क्या होता था कि 2 न्यूक्लियस तुम्हारे यहाँ से ये वाले सेल इस सेल में होते थे, 2 न्यूक्लियस, जिस सेल को हम कहते थे सेंट्रल सेल, याद करो सेंट्रल सेल कहते थे। ये जो 2 सेल थे इनको हम कहते थे सिनर्जिड, जो किनारे किनारे होते थे, ठीक है। बीच में ये जो सेल था इसको हम कहते थे एग सेल, एग सेल। तो 3 न्यूक्लियस इन तीनों सेल्स के अंदर हो गया हमारा, 6 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस हो गया,
तो 3 न्यूक्लियस इधर, इन तीनों को क्या कहते थे? एंटीपोडल। क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल्स। तो यही तो फिगर बनाया था जब मैंने तुम्हें 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज पढ़ाया था, यानी कि जब मैंने तुमको मैच्योर गैमेटोफाइट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैच्योर गैमेटोफाइट। उसी मैच्योर गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? एम्ब्रायोसैक, जिसके अंदर आने वाले टाइम में एम्ब्रायो बनेगा इस प्लांट का, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोसैक या मैच्योर एम्ब्रायोसैक कह लें, या फिर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कह लें। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल, क्वेश्चन क्या पूछा है? लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल हमको कौन सा दिख रहा है? ये सेंट्रल सेल दिख रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल सेल होगा। आंसर क्या होगा? सेंट्रल सेल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर in an angiosperm develops into, ठीक है, किसमें डेवलप होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है ओव्यूल, ऑप्शन ए है ओव्यूल, ऑप्शन बी है एम्ब्रायोसैक, ऑप्शन बी है एम्ब्रायोसैक, ऑप्शन सी है एम्ब्रायो एंड ऑप्शन डी है एंडोस्पर्म। एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा नीट 2017 के एग्जाम। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? नीट 2017 के एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ था। देखो याद करो, मैंने तुमको बताया था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक सेल होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा लेयर होता था? न्यूक्लियस। इसके बाद कौन सा लेयर होता था? इनर इंटीग्यूमेंट। और उसके बाद कौन सा लेयर होता था? आउटर इंटीग्यूमेंट। ये रफ फिगर है। तो ये जो सेल होता था इसको हम क्या कहते थे? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कहते थे, ठीक है। यही मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड हो जाता था तो 4 नए सेल का फॉर्मेशन करता था। याद करो, मैंने बताया मियोसिस होता था, मियोसिस के बाद 4 नए सेल बनाता था। यही 4 जो नए सेल थे वो क्या थे? मेगास्पोर थे। ये चारों सेल क्या बन जाते थे? मेगास्पोर थे। अब याद करो, मैंने बताया था इन 4 मेगास्पोर के अंदर जो चैलेंजर एंड की तरफ मेगास्पोर है, सिर्फ वही फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर में ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता था, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता था और ये वाला स्ट्रक्चर बनता था। तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायोसाइट। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि जो 3 डीजेनरेट हुए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो चैलेंजर एंड की तरफ मेगास्पोर जो बचा था, जो कि फंक्शनल था, वो इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, वो डेवलप किसमें डेवलप होता है? वो क्या बनाता है? डेवलप होकर क्या बनाता है? ओव्यूल बनाता है? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पर हो रहती हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओव्यूल के अंदर। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो एम्ब्रायो बनने का कोई चांस ही नहीं है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोस्पर्म बनने का कोई चांस नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक मतलब जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन करके 8 न्यूक्लियस 7 स्टेज सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोसैक कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर फर्दर आगे चल के क्या बनने वाला है? एम्ब्रायो बनने वाला है। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट इसको देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है ये फिगर इसमें आपको कैसे रहने देते हैं और इधर ही क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म in majority of angiosperm, ऑप्शन 1 है एग सेल हैज फ्यूजिफॉर्म apparatus। ऑप्शन फर्स्ट क्या सही होगा एंजियोस्पर्म में? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एग सेल हैज filiform apparatus। दूसरा जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे देखो जो बी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। क्या दिया हुआ है? देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगा स्पोर मदर सेल। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगा स्पोर मदर सेल। एंड डी ऑप्शन क्या है इसके साथ? ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो सैक। ए स्मॉल सेंट्रल सेल present in the small central cell present in the embryo sac। ये हमारे पास चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक एंजियोस्पर्म के अंदर ये चार बातें जो दी गई हैं, इन चार बातों में से कौन सा सही है? एंजियोस्पर्म के अंदर जो चार बातें दी गई हैं, इन चार बातों में कौन सी बात सही है एंजियोस्पर्म के लिए? एक सेल है फ्यूजिफॉर्म apparatus, क्या ये सही है? बोलो। फ्यूजिफॉर्म apparatus एक सेल के पास होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने तुम्हें बताया है कि जो फ्यूजिफॉर्म apparatus होता है वो कहाँ पे होता है? सिनर्गिड सेल के बेस पे। तो पहला हमारा ऑप्शन ये क्या हो गया? गलत हो गया। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल। देखो न्यूमरस एंटीपोडल सेल यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले से ही बता रखा है कि 3 सेल जो होते हैं जो चैलेंजर एंड की तरफ वही 3 सेल क्या बनाते हैं? एंटीपोडल सेल। तो नंबर फिक्स है, वहां न्यूमरस वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया? स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो सैक। ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि एम्ब्रायो सैक क्या होता है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो सेंट्रल सेल होता है वो लार्जेस्ट होता है। सेंट्रल सेल क्या होता है? लार्जेस्ट सेल होता है किसका? एम्ब्रायो सैक का। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होने जा रहा है? सी ऑप्शन, रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। यस, सही बात है भाई। जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बचता है, इसमें पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे देखो जो फंक्शनल जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड होके 4 मेगास्पोर बनाता है और मेगास्पोर टेट्राएड बनाता है। क्या बनाता है? मेगास्पोर टेट्राएड। तो यहाँ पे ये क्या होता है? 2n टाइप का जब मियोसिस करेगा तो ये सारे के सारे सेल कैसे बनेंगे? n टाइप के। और ये क्या बनेंगे आगे चल के? मेगास्पोर बनेंगे। इनमें से जो चैलेंजर एंड की तरफ है और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, तो ये 3 क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे और ये क्या होगा? फंक्शनल होगा। ठीक है। तो ये जो फंक्शनल होगा ये क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएगा। तो ध्यान से समझो क्या है? रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। यस, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तभी जाके क्या बनता है हमारा? वहाँ पे मेगास्पोर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्टी की बात नहीं है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इधर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग के अप्रोच में है वो, तो इसलिए हम लोग एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे जल्दी। इसको मिटाते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखते रहो, फिर यहाँ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज technically equivalent to what? ऑप्शन ए बी सी एंड डी यहाँ पे देंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर। ध्यान से समझिए, पहला ऑप्शन है मेगा स्पोरेंजियम, फिर मेगा स्पोरोफिल, फिर दिया है मेगा स्पोर मदर सेल, फिर दिया है मेगा स्पोर। ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन 2016 के नीट में आ चुका है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस ये है कि वर्ड बाय वर्ड हमको चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने ये कहा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओव्यूल इज द इन ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट। टेक्निकली इक्विवेलेंट का मतलब कि हम ओव्यूल को, इस ओव्यूल को हम और क्या वर्ड नाम ले सकते हैं, सिंपल सा मतलब कि ओव्यूल की जगह पे हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। मेगास्पोर तो कह नहीं सकते, क्योंकि मेगास्पोर एक अलग स्पोर है, वो कोई वहाँ पे उसका फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन के बाद होता है, तो ये तो एक स्पोर है, इसकी बात हम कर नहीं सकते, ये तो नहीं पता है। उसके बाद ओव्यूल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वहाँ पे इंटीग्मेंट भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसको मेगास्पोर मदर सेल तो कह नहीं सकते ओव्यूल को। मेगास्पोरोफिल, फिल का मतलब क्या होता है? फिला का मतलब तुम्हारा जब 11th क्लास में तुमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा तो वहाँ पे मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता था, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन जो होता था फ्रूट के बाहर होता था। तो इस मेगास्पोरोफिल वो लीफ होते थे जिसपे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे ओव्यूल तो एक लीफ है नहीं, वो एक फ्लावर का पार्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? मेगास्पोरेंजियम। याद करो मैंने बताया कि स्पोरेंजियम का मतलब, स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता था? स्पोरेंजियम का मतलब मैंने बताया था कि पैकेट in which स्पोर प्रोड्यूसेस, स्पोर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उस पैकेट को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? तो ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे नीट 2016 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? नीट 2016 के एग्जाम में। तो बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे अगर एक बार चैप्टर इजीली पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फिलीफॉर्म apparatus is the characteristic feature of। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फिलीफॉर्म apparatus is the characteristic feature of, is the characteristic feature of ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है सिनर्गिक, बी दिया हुआ है जनरेटिव सेल, सी दिया हुआ है न्यूसिलर एम्ब्रायो एंड डी दिया हुआ है एल्यूरॉन सेल। तो ऑप्शन ए है सिनर्गिक,
सिनर्जिक, ऑप्शन बी है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ऑप्शन सी है न्यूसेलर एम्ब्रायो, न्यूसेलर एम्ब्रायो, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे एल्यूरोन सेल, एल्यूरोन सेल। चलो देखो ध्यान से, फिलिफॉर्म सेल, देखो जेनरेटिव सेल में तो फिलिफॉर्म सेल होता ही नहीं था, क्योंकि जेनरेटिव सेल कहाँ पे होता था, जेनरेटिव सेल हमारा होता था माइक्रोस्पोर, और फिलिफॉर्म सेल कहाँ पे होता है, मेगास्पोर। तो ये हमारा ऑप्शन है सही करके। न्यूसेलर एम्ब्रायो जो है इसकी बात अभी तक हमने की नहीं है, लेकिन फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स की बात हमने की है, अभी से सभी के क्वेश्चन के लिए बता, और एम्ब्रायो में तो ये होता नहीं है। एल्यूरोन लेयर मोनोकॉट सीड का प्रोटेक्टिव लेयर है, वहां पे ये होगा नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर का पार्ट है नहीं। बचता क्या हमारा है, सिनर्जी। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि दैट पर्टिकुलर फीचर डिफाइन दैट स्ट्रक्चर, मतलब कि वो फीचर उस स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन कर रहा है तो उसको क्या कहते थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ और डिफाइनिंग फीचर ऑफ व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म जैसे होता था, ऐसे ही सिनर्जिक की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर सिनर्जिक के बेस पे फिलिफॉर्म apparatus प्रेजेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक सेल को, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होगा, सिनर्जिक होगा। फिलिफॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिनर्जिक के बेस पे प्रेजेंट होता है। सिनर्जिक की पहचान किससे होती है, फिलिफॉर्म apparatus के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान, ये AIPMT 2015 में आया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखो, इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरोजेनेसिस and microsporogenesis, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन 1 है अकर इन ओव्यूल, ऑप्शन 1 क्या है, अकर इन ओव्यूल। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, अकर इन एंथर, अकर इन एंथर। ऑप्शन सी क्या है, फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन, फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन। फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन। एंड लास्ट ऑप्शन है इन्वॉल्व मियोसिस, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है वो फंसा देता है। अब क्वेश्चन करोगे कैसे और फंसोगे कहाँ पे, ये मैं दोनों बातें तुम्हें बताऊंगा। इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, अकर इन ओव्यूल, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर होता है, सही बात है, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो नहीं होता। तो एक ऑप्शन इन दोनों के लिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा अकर इन एंथर, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है, एंथर में होता है, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस एंथर में होता है, नहीं होता है। तो फिर से हम दोनों के लिए एक ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। ऑप्शन थर्ड क्या है, फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अल्टीमेट रिजल्ट इनका क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में एक सेल बनता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अल्टीमेट रिजल्ट हमको मतलब फर्दर डिवीजन के बाद से क्या मिलता है, मिल गया। लेकिन याद करो कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद तुमने सबसे पहले क्या बनाया था, एक मेगास्पोर बनाया था जिसमें से 3 डीजेनरेट हो गया तो एक फंक्शनल हो गया था। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तुमने क्या बनाया था,
पॉलिन ग्रेन बनाया था। क्या बनाया था? पॉलिन ग्रेन बनाया था। अब देखो ध्यान से, इस पॉलिन ग्रेन के अंदर सेल डिवाइड होके पहले बनाता था वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, फिर डिवाइड होके जनरेटिव सेल जो था क्या बनाता था? मेल गैमेट बनाता था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमको क्या मिल गया था? पॉलिन ग्रेन। लेकिन जब इस पॉलिन ग्रेन में मेल गैमेट बनाना था तो हमको सेल डिवीजन तो करना पड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। यहाँ मेगास्पोर मिल गया, तो इस मेगास्पोर के अंदर हमने बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस किए थे और कैरियोकाइनेसिस के लास्ट में हमने सेल डिवीजन किया था, तो जाके हमको 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज मिला था। और इस 7 सेल के अंदर एक क्या था? एक सेल था। तो यानी कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन के बाद भी सेल डिवीजन करना पड़ा। तो यहाँ पे फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन का ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अगर विदाउट फर्दर डिवीजन अगर होता, नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म गैमेट होता तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाता? सही हो जाता। इन्वॉल्व मियोसिस, ऑफ कोर्स मेगास्पोरोजेनेसिस में भी और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है और मेगास्पोर n होता है, तो मियोसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? 2n होता है और माइक्रोस्पोर क्या होता है? n होता है, तो मियोसिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे AIPMT जब एग्जाम होता था 2015 के टाइम पे, 2015 में जब AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, इस नाम से एग्जाम होता था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है यहाँ पे? The arrangement of nuclei in normal embryo sac in dicot plant is। क्वेश्चन थोड़ा बहुत अजीब आया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रायो सेल, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल embryo sac in dicot plant, embryo sac in dicot plant is। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए दिया हुआ 2 4 3 3 2 3। ऑप्शन दिया हुआ है 2 + 4 + 3। ऑप्शन दिया हुआ है 3 + 2 + 3। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 3 एंड 3 3 2। ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 3 3 2। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन 1 2 एंड ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। एम्ब्रायो सैक के अंदर, डाइकोट प्लांट के एम्ब्रायो सैक के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल, जो न्यूक्लियस होता है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस वो कैसे होता है? तो याद करो, जब एम्ब्रायो सैक बनाया था लास्ट में, मैच्योर एम्ब्रायो सैक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के पहले क्या होता था? ध्यान से समझो, पहले स्ट्रक्चर के पहले यहाँ 3 न्यूक्लियस होते थे, यहाँ 3 न्यूक्लियस होते थे और 2 न्यूक्लियस सेंटर में होते थे। फिर यही 3 न्यूक्लियस क्या बना देते थे? आगे चल के 3 सेल बना देते थे, ये न्यूक्लियस 3 सेल बना देते थे और बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाता था। तो क्या हम इस अरेंजमेंट के लिए 3 + 2 + 3 कर सकते हैं? क्लियर है ना? तो हमारा जो आंसर होगा किसके साथ जाएगा? 3 + 2 + 3 के साथ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ था AIPMT 2006। ये क्वेश्चन आया हुआ था AIPMT 2006 में। AIPMT 2006 ये क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको तभी पता चलेगा ना कि हम लोग को
क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में डिफरेंट करने आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर आप एक लाख बार पढ़ लो कोई भी थियरी, और अगर आपसे उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर वो थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में आपको जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो फिर इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रायोसाइट। ये क्वेश्चन हम एक बार और आया तो हुआ था AIMT 2011 में, ये हम लोग कर चुके हैं, इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं CBSE के क्वेश्चंस की। CBSE के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। CBSE का क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा अपने वर्ड्स में, तुम लोग कॉपी में लिख देना। क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन मैच्योर एंजियोस्पर्म। यहाँ पे दिया है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम of female gametophyte of an mature angiosperm, ये क्वेश्चन आया हुआ था CBSE 2020 में, जस्ट रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है CBSE का, इस एग्जाम में आया हुआ था 2020 में क्वेश्चन आया हुआ 2020 के CBSE एग्जाम। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। याद करो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता था, जब मेगास्पोर बन जाता था तो मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीजन करते थे और लास्ट में उनको 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर मिलता था उसी को क्या कहते थे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा मान लो सेल हो गया है, जिसके अंदर ये 3 सेल ऐसे, ये इधर के 3 सेल ऐसे, ठीक है। इन तीनों में एक एक न्यूक्लियस रख दो ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों में भी एक एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस सेंटर पे ऐसे। फिर हमने क्या देखा था कि ये सिनर्जिड के बेस पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते थे जिनको हम कहते थे फेलिफॉर्म अपैरेटस। ये फेलिफॉर्म अपैरेटस हो गया, ठीक है। अब जब इसका ये जो फिगर जो तुम ड्रॉ करोगे तो इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद तुम जब अपने बुक में देखोगे तो तुम्हें वहां पे बुक में तुमको वहां पे स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और स्पेशल स्ट्रक्चर को जब तुम नेमिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटीपोडल सेल। इनको क्या कहते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल। यहाँ लिख सकते हो चैलेजल एन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एन, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल हो गया। ये क्या हो गया, सिनर्गिड हो गया, इसके साथ सिनर्गिड, ठीक है। इसके ये बेस पे क्या हो गया, फेलिफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, सेंट्रल सेल हो गया। ये दोनों क्या हो गया, सेंट्रल सेल और सेंट्रल न्यूक्लियस। एक सेंट्रल सेल हो गया, सेंट्रल सेल, और इसके साथ ये दोनों क्या हो गए, सेंट्रल न्यूक्लियस हो गए, सेंट्रल न्यूक्लियस हो गए, या इनको हम आगे चल के पोलर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, सॉरी सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियस हो गया, पोलर न्यूक्लियस कह सकते हो, और आप सेल के फॉर्म में आए तो सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया। तो ये लेबल डायग्राम हो गया आपका किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो ये आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था किसमें, 2020 के बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, जिसको होगा पॉलिनेशन, कि कैसे दोनों गैमीट्स जो बन चुके हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के अंदर, वो कैसे एक दूसरे के पास आएंगे और कैसे एक दूसरे को
फर्टिलाइज करेंगे यहाँ पे, वो हमको इसके बाद देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है इसके बाद जो लास्ट, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन टिपिकल एम्ब्रायो सेट, नेम दे। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, क्वेश्चन है हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन अ typical embryo set, नेम, उनका नाम, ठीक है, उनका नाम। तो यहाँ पे टिपिकल एम्ब्रायो सेट का फिगर बना हुआ है, कौन कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 7 हो गए, 7 सेल हो गया। उसके बाद उनका नाम लिखना है, तो 3 उसमें क्या हो जाएंगे भाई, 3 उसमें हो जाएंगे एंटीपोडल सेल, 3 हो जाएंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है। एक जो होगा वो हो जाएगा सेंट्रल सेल, और जो 3 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉरी इसमें से 2 क्या हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे सिनर्गिड, और एक जो होगा वो क्या होगा, एक सेल होगा, एक सेल। तो यही तो 7 जो सेल हमको मिलते थे, टोटल 7 सेल हो गया, यही 7 सेल मिलते थे और इनके नाम है यहाँ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डू सिनर्गिड डेवलप इन फ्लावरिंग प्लांट, मेंशन देयर फंक्शन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन हो सकता है आने वाले बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर do synergid develop in flowering plant, do synergid develop in flowering plant के अंदर कब और कहाँ पे सिनर्गिड का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इसमें है मेंशन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन बताइए, मेंशन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन बताइए। तो सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहाँ पे बनता है जो हमारा सिनर्गिड होता है। तो सिनर्गिड पहली बात तो व्हेन का मतलब जब मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट सिनर्गिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये व्हेन का आंसर होगा। वेयर का मतलब हुआ कि ये माइक्रो जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, भाई ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो गया। इसी में तो 7 से 8 न्यूक्लियस सिस्टम, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट है। जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तो ये क्या था, माइक्रोपाइलर एंड, क्या था, चले। तो वेयर का मतलब जो सिनर्गिड है, उन दोनों का सिनर्गिड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसकी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्गिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। मेंशन देयर फंक्शन, काम क्या होता है, तो याद है तुम्हें फिलिफॉर्म अपैरेटस के प्रेजेंस की वजह से जो सिनर्गिड सेल होते हैं, वो सिनर्गिड सेल ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो मेल गैमेट आ रहा होता है। कि मेल गैमेट को, दो मेल गैमेट आते हैं, एक को भेजना होता है उसको एक सेल के पास और दूसरे को भेजना होता है पोलर न्यूक्लियस के पास। तो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो सिनर्गिड सेल होते हैं, जो मेल गैमेट आ रहा होता है उसको कि किसको कहाँ पे जाके क्या फर्टिलाइजेशन करना है। तो ये जो क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पूरा प्रीवियस AIMT एम्स और नीट के जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार घर पे, और बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करना। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वहाँ पे पॉलिनेशन।